Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. तो हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज ड्रग्स which are useful in the treatment of heart failure. So in our previous video lecture, we discussed a very important term and that term is known as heart failure. तो इफ यू कैन रिकलेक्ट, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट ग्राफ पढ़ा था. नाउ दैट ग्राफ हैड टू इम्पोर्टेंट सिनेरियोस. The very first scenario was about the normal human heart, and the second scenario was about the failing human heart. Now, in our today's video presentation, we are going to revise that same graph and then I will tell you about the different strategies which can be useful in the treatment of heart failure patient. So without wasting any further time, let us get started with our today's video presentation. So as you can see on your screen, here is our graphical representation. Now, यहाँ पे we have two important scenarios. The very first scenario is of the normal human heart, and the second scenario is of the patient who is suffering from heart failure. On x-axis, we have our end diastolic volume, which is also known as preload, and on y-axis, we have our stroke volume. Now, सबसे पहले let us talk about the normal human heart. So as you can see on your screen, can I say कि जैसे जैसे प्रीलोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे जितना ज्यादा हमारा मायोकार्डियल स्ट्रेच होगा उतना ही फोर्सफुली दैट मायोकार्डियम इज गोइंग टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. बिकॉज ऑफ अवर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जितना भी हम मायोकार्डियल को स्ट्रेच करेंगे उतना फोर्सफुली जो हमारा मायोकार्डियम है यानी कि जो वेंट्रिकल्स है जितना ज्यादा स्ट्रेच होंगे उतना फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. एंड जितना फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट. नाउ दिस वाज अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट. Now let us say a patient who is suffering from heart failure. उस पेशेंट में क्या हो रहा है? उस पेशेंट में जब भी हम प्रीलोड को इंक्रीज कर रहे हैं दैट फेलिंग ह्यूमन हार्ट इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली. तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम दैट फेलिंग हार्ट इज जनरेटिंग वो उतना सफिशिएंट नहीं है टू मीट द बॉडीज मेटाबॉलिक डिमांड. So as you can see on your screen, at point number 2, there is activation of two important system. Now हमारी ये जो human body है, why it is activating such kind of system? Because जो stroke volume है, वो sufficient नहीं है to meet the body's metabolic demand. So in order to increase the stroke volume, our human body is activating the sympathetic nervous system as well as our human body is activating our RAS system. Now at point number 2, there will be activation of sympathetic nervous system as well as RAS system. Now ये जो sympathetic nervous system and RAS system जब activate होता है that is beneficial if the human heart is normal. But this is a bad news for the failing heart. Now the question is why? सिंपल है बिकॉज जब भी ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रास सिस्टम जब एक्टिवेट होंगे कैन आई से देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रीलोड. तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है वहां पे जो प्रीलोड था दैट वाज 140 ml. Now as our body has activated the sympathetic nervous system as well as our human body has activated the RAS system, वहां पे जो पेशेंट का प्रीलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एट पॉइंट नंबर 2 जो प्रीलोड था दैट वाज 140 ml. एंड नाउ आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ अवर मैकेनिज्म्स, यहाँ से जो पॉइंट नंबर 2 से जो प्रीलोड इंक्रीज हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 180 ml.
नाउ जब प्रीलोड इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम क्या है? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ा था एंड दैट पर्टिकुलर लॉ वाज अबाउट द लैपलेस लॉ। नाउ लैपलेस लॉ सिंपली ये बोलता है कि जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन एंड द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जैसे ही प्रीलोड बढ़ेगा कैन आई से कि जो रेडियस है ऑफ अवर वेंट्रिकल दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो जैसे ही ये प्रीलोड इंक्रीज होगा उसके वजह से क्या होगा कि जो रेडियस है दैट विल गेट इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द रेडियस देयर विल बी डिक्रीज इन द प्रेशर। नाउ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज अवर ह्यूमन हार्ट इज अ फेलिंग दैट मीन्स इट इज नॉट एबल टू क्रिएट अ प्रॉपर प्रेशर। ऊपर से हम अगर रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो और भी वो जो ह्यूमन हार्ट है दैट विल नॉट बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रेशर। so that is a bad news for our human heart. नाउ ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एज वेल एज अवर रास सिस्टम है इट इज ऑल्सो कंस्ट्रिक्टिंग अवर आर्टरीोल्स। ना उसकी वजह से क्या हो रहा है जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो आफ्टर लोड है दैट इज गेटिंग इंक्रीज। नाउ अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अवर ह्यूमन हार्ट इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। उसके ऊपर से अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैन आई से कि और भी हमारा जो ह्यूमन हार्ट प्रेशर जनरेट करेगा दैट विल बी रिड्यूस्ड। व्हाई? सिंपली बिकॉज हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। नाउ ये जो रास सिस्टम जब हम एक्टिवेट करते हैं वहां पे देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अल्डोस्टेरॉन। नाउ ये जो अल्डोस्टेरॉन होता है दैट इज हैविंग अ इफेक्ट दैट इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो अगर हमारी बॉडी सोडियम एंड वाटर को रिटेन कर रही है तो कैन आई से कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ द बॉडीज फ्लूइड इज गेटिंग इंक्रीज कैन आई से कि जो वीनस रिटर्न टू द ह्यूमन हार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर वीनस रिटर्न टू द ह्यूमन हार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो प्रीलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वंस अगेन इट इज अ बैड न्यूज फॉर अवर ह्यूमन हार्ट। so as you can see on your screen at point number 3 there is one more important point that is कि ये जो angiotensin 2 है that is having a effect that is known as a cardiac remodeling। तो पहले हार्ट की जो कंडीशन थी that was at point number 2 वहां पे it activated activation of our sympathetic nervous system as well as the RAS system। तो पॉइंट नंबर 2 से वो शिफ्ट हो गया एट पॉइंट नंबर 3। एंड अगर हमने ये पर्टिकुलर पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया डेफिनेटली वहां पे कार्डियक रिमॉडलिंग होगा एंड पेशेंट का जो पॉइंट नंबर 3 है दैट विल मूव स्लाइटली अबव एंड अभी पेशेंट की कंडीशन पॉइंट नंबर 4 पे पहुंच जाएगी। नाउ लेट अस से कि ये जो पॉइंट नंबर 4 का जो पेशेंट है वी नीड टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेशेंट। Now, what are all important strategies that we can use in order to treat our patient who is suffering from heart failure? Now, just think logically. We know कि ये जो preload है that is creating a problem in our failing human heart। तो अगर हम preload को decrease कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रीलोड किसके वजह से बढ़ रहा था? बिकॉज वी वर कंस्ट्रिक्टिंग अवर वेन्स। तो कैन आई से कि अगर हमारे पास कोई ड्रग है विच इज डायलेटिंग अवर वेन्स तो उस पेशेंट में जो प्रीलोड है वो कम हो जाएगा। नाउ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रीलोड रिडक्शन करके फायदा क्या होगा? द आंसर इज वेरी सिंपल। प्रीलोड अगर हमने कम कर दिया कैन आई से कि जो रेडियस है वो हमने कम कर दिया एंड रेडियस अगर हमने कम कर दिया तो जो प्रेशर हमारा जो ह्यूमन हार्ट जनरेट करेगा दैट विल गेट इंक्रीज्ड एंड अवर ह्यूमन हार्ट विल परफॉर्म बेटर। So the very first strategy that we can use is
payload reduction, and we can give such kind of a drug which is dilating our veins. इसी में हम सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, दैट इज वी कैन रिड्यूस द ओवरऑल बॉडी फ्लूइड। नाउ ओवरऑल बॉडी फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज अवर डायूरेटिक्स एजेंट। तो डायूरेटिक एजेंट यूज करने पे क्या होगा, जो प्रीलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अवर पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। Now moving on to our second important strategy, that is हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। Now ये रेजिस्टेंस कौन जनरेट कर रहा था? Our resistance was getting generated by constriction of the arterioles. तो अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है which will produce a dilatory effect on our arterioles, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से फायदा क्या होगा? अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो कैन आई से कि जो टेंशन जो ह्यूमन हार्ट जनरेट करेगा दैट विल बी इंक्रीज्ड। व्हाई? सिंपली बिकॉज रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया है, तो जो टेंशन जो प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन हार्ट दैट विल बी मोर। एंड अगर टेंशन अगर ह्यूमन हार्ट अगर ज्यादा करेगा, डेफिनेटली जो प्रेशर है that will get increased. So afterload reduction can be our second strategy. Now इन्हीं दो condition में we can also give a very important drug that is known as angiotensin converting enzyme inhibitors, and we can also use our angiotensin receptor blockers. इसी में हम थर्ड important strategy use कर सकते हैं, that is we can give positive inotropic agents. Now inotropic agents का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड कि देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसका कि मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever there is increase in the heart rate, that particular effect is known as positive chronotropic effect. Whenever the conduction through our atrioventricular node is getting increased, that particular effect is known as पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। एंड जब भी हम हमारे ह्यूमन हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दैट इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। नाउ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जनरेट करने से होगा क्या? होगा ये कि अवर ह्यूमन हार्ट विल प्रोड्यूस अ गुड टेंशन, एंड अगर हमने टेंशन को इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। Now, just to give you a analogy, let us understand कि एक donkey है and the donkey is carrying a lots and lots of load on his back, and ये जो donkey है वो seashore पे चल रहा है। Now we need to help this donkey. तो very first strategy हम यूज कर सकते हैं donkey की effectiveness को increase करने के लिए, that is जो donkey के ऊपर जो load है हम उसको कम कर सकते हैं। Now similar same thing हमारे human heart पे अप्लाई करो। Let us consider our human heart as a donkey, and उसके ऊपर का जो प्रीलोड है अगर हमने उसको रिड्यूस कर दिया, डेफिनेटली हमारे ह्यूमन हार्ट की इफेक्टिवनेस इंक्रीज जाएगी। सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डोंकी है दैट इज कैरिंग द लोड ऑन द सीशोर। नाउ सीशोर पे क्या होता है, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज गेटिंग क्रिएटेड बाय द सैंड, so donkey is finding it very difficult to move, or we can say to overcome that resistance. तो हम एक काम कर सकते हैं, डोंकी को हम रास्ते पे चलाएंगे ताकि रास्ते पे जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली सीशोर के कंपैरिजन से कम हो जाएगा, एंड वी कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डोंकी। नाउ अप्लाइंग दैट सेम प्रिंसिपल टू अवर फीलिंग ह्यूमन हार्ट, हम क्या कर सकते हैं, हार्ट जो रेजिस्टेंस से पंप कर रहा है या फिर जिस रेजिस्टेंस को हार्ट ओवरकम कर रहा है, हम उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे, वी कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ अवर ह्यूमन हार्ट। नाउ
डोंकी की और एक तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रेटेजी से डोंकी की इफेक्टिवनेस अगर नहीं बढ़ रही है, then definitely we can use our third option, that is directly beating that donkey. सिमिलरली हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट को डायरेक्टली स्टिम्युलेट कर सकते हैं by giving the positive inotropic agents. Now let us see all these important strategies with the help of a graphical representation. So as you can see on your screen, यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, that ऊपर वाला पॉइंट is having a increment in the preload. नाउ यहाँ पे जब भी हम कोई ड्रग देंगे विच विल reduce द प्रीलोड, वहाँ पे क्या होगा, पहले पेशेंट का प्रीलोड लेट से 220 ml था। नाउ बाय गिविंग सच काइंड ऑफ ड्रग्स विच विल reduce द प्रीलोड, तो 220 ml का जो प्रीलोड था that will get reduced and it will come to approximately 140 ml. So we are helping our human heart. हम क्या कर सकते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी में, we can reduce the resistance. So as you can see on your screen, by reducing the afterload, there is an upward arrow getting generated, which signifies कि ये जो human heart है, now it can beat properly and it can create a effective stroke volume. The third strategy that we can use is we can give the positive inotropic agent, and as you can see on your screen, by giving such kind of a drugs, that is positive inotropic agents, have increased the effectiveness of our human heart. And once again जो stroke volume हमारा human heart generate करेगा, that will be beneficial, या फिर वो पहले से definitely ज़्यादा होगा, which will help our patient who is suffering from heart failure. Now combining all the three scenarios, that is scenario number 1 is our normal human heart, scenario number 2 is the patient on medication, and scenario number 3 is the patient with heart failure. तो जब हम कोई भी हार्ट फेलियर पेशेंट को जब हम मेडिकेशन देते हैं, तो हम उसकी कंडीशन एक ऑप्टिमम लेवल पे लाके रख रहे हैं, जहाँ पे उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल भी नहीं है, एज इट इज क्लियरली विजिबल ऑन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. So whenever we are giving such kind of patient medication, जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसको हम ऑप्टिमम लेवल पे लाके रख रहे हैं, सो दैट जो ह्यूमन मेटाबॉलिक डिमांड है वो हमारा ह्यूमन हार्ट प्रॉपरली मीट करे. तो दैट्स इट फॉर अवर टुडेज वीडियो लेक्चर. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है. Please subscribe to my YouTube channel, press that bell icon, like this video and share it with your friends. In our next video presentation, we are going to move on with the different class of drugs which can be useful in the treatment of heart failure. So see you in the next video lecture. Till then, see ya, bye bye, have a good day.